वेलकम। आज अपने बात करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे रमन प्रभाव और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अपने पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहले बेसिक में आए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विकिरणों के प्रकीर्णन प्रभाव पर आधारित होती है। इसमें लाइट का प्रकीर्णन होता है। आगे बात समझ में कैसे, देखो मान लो अपने कोई मॉलिक्यूल ले, वो मॉलिक्यूल चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है और या वो गैस भी हो सकता है। उसमें अपने किसी आपतित प्रकाश की विकिरण को डालें, जिसको अपने इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग हो जाता है। इसको अपने क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग लाइट, स्कैटर्ड लाइट। प्रकीर्णित प्रकाश, ये कौन सा हो जाएगा हिंदी में? आपतित प्रकाश। देखो, जब भी अपने किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट या विकिरण को किसी मॉलिक्यूल में डालते हैं तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटर्ड होता है। क्या मतलब होता है स्कैटरिंग का? आप देखो, फैल जाना। जैसे अपने कोई कैरम बोर्ड खेलते हैं, कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से अपने क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में जितनी भी अदर्स गोटियां हो जाती है वो फैल जाती है। वैसे ही यहाँ पे प्रकाश फैल जाता है। आगे क्या बात समझ में? अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। फैलने के उपरांत जो अपने को प्रकीर्णित प्रकाश प्राप्त होता है और एक अपने पास क्या होती है? इंसिडेंट लाइट, आपतित प्रकाश। दोनों की एनर्जी या तो क्या होती है? समान। कहने का मतलब ये है, अगर अपने किसी भी मॉलिक्यूल में किसी प्रकाश को डालें, अपने विकिरण डालें, डालने के उपरांत दो स्थितियां उत्पन्न होती है। एक स्थिति क्या होती है? या तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी के बराबर होती है। पहली स्थिति तो ये उत्पन्न होती है। दूसरी क्या स्थिति उत्पन्न होती है? जो इंसिडेंट लाइट है, आपतित प्रकाश है, उसकी ऊर्जा स्कैटर्ड लाइट है उसकी ऊर्जा से भिन्न होती है। या तो स्कैटर्ड लाइट की ऊर्जा इंसिडेंट लाइट से अधिक होती है या स्कैटर्ड लाइट की ऊर्जा, प्रकीर्णित प्रकाश की ऊर्जा आपतित प्रकाश से क्या होती है? कम होती है। तो इसमें दो स्थितियां उत्पन्न होती है, या तो दोनों की ऊर्जा बराबर या दोनों की ऊर्जा भिन्न भिन्न। अब क्या है, ऐसा क्यों होता है? देखो, इंसिडेंट लाइट है, यदि वो मॉलिक्यूल से टकराए, अब टकराना भी दो प्रकार से होता है। एक तो होता है बेटा इलास्टिक कोलिजन्स और दूसरा होता है इन इलास्टिक कोलिजन्स। दो प्रकार के टकराने उत्पन्न होती हैं जिनको प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ बोलते हैं अपने इंग्लिश में।
दो प्रकार से इंसिडेंट लाइट मॉलिक्यूल से टकराती है। या तो उसमें कौन सी टक्कर होती है, इलास्टिक कोलिजन्स, या उनमें क्या होता है, टकराने पे कौन सा कोलिजन्स होता है, इन इलास्टिक कोलिजन्स। प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर। देखोगे तो इंसिडेंट लाइट जब मॉलिक्यूल से टकराती है तो टकराने पे या तो ये इस मॉलिक्यूल से ऊर्जा नहीं लेगा और या नहीं देगा, नहीं लेगा और नहीं देगा, तो स्कैटर्ड लाइट है उसकी ऊर्जा किसके समान रहती है, इंसिडेंट लाइट की। इसका मतलब कहते हैं इंसिडेंट लाइट ने जब मॉलिक्यूल से टकराया उसने न तो ऊर्जा दी और न ही ऊर्जा ली। इस प्रकार की टक्कर को अपने बोलते हैं प्रत्यास्थ टक्कर। इसमें खास बात क्या होती है, नो एनर्जी एक्सचेंज। इसमें टक्कर में मॉलिक्यूल तथा इंसिडेंट लाइट के मध्य ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है। आगे बात समझ में, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दूसरी स्थिति की तरफ। पहली स्थिति समझ में आ गई, ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता, उसके आधार पे अपने कहते हैं भी इन दोनों की ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। अब अपने आते हैं दूसरी टक्कर की तरफ, इन इलास्टिक कोलिजन्स, जिसको अपने बोलते हैं अप्रत्यास्थ टक्कर। इसमें क्या होगा, इस स्थिति में इंसिडेंट लाइट जब किसी भी चार्ज पार्टिकल के साथ, अपने इसमें कौन सा वर्ड यूज करते हैं, चार्ज पार्टिकल। क्यों यूज करते हैं अभी मैं बताऊंगा। जब भी इंसिडेंट लाइट चार्ज पार्टिकल के साथ टकराती है तो या तो इंसिडेंट लाइट चार्ज पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे देती है। अगर अपनी एनर्जी चार्ज पार्टिकल को दे देगी तो इधर एनर्जी दे दी तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। समझ में आ गई क्या दूसरी स्थिति का पहला पॉइंट। यदि इंसिडेंट लाइट चार्ज पार्टिकल को अपनी एनर्जी दे देती है और दे देगी तो स्कैटर लाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कम होने का मतलब क्या है, आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि अपने मानते हैं जो ऊर्जा होती है वो न्यू के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा E = h/ν। आगे क्या बात समझ में, तो आगे पहले ये क्या स्थिति होगी, ठीक है, इसको एनर्जी दे देगी। दूसरा क्या काम हो सकता है, दूसरा पॉइंट इन इलास्टिक कोलिजन्स में, इंसिडेंट लाइट चार्ज पार्टिकल से एनर्जी को लेगी तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अपने इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो इन इलास्टिक कोलिजन्स में दो प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, या तो स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी बढ़ जाती है या स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी घट जाती है। इस प्रभाव को अपनों ने क्वांटम यांत्रिकी में पढ़ा है। क्या बोलते हैं इस प्रभाव को, कॉम्पटन प्रभाव। कौन सा प्रभाव बोलते हैं इसको, अपने कॉम्पटन प्रभाव। आगे क्या बात समझ में। अब देखो ये कॉम्पटन प्रभाव है वो आया था सन 1923 1923 में।
आगे क्या बात समझ में, यहां पे रमन की एंट्री होगी। सीवी रमन सर ने इस कॉम्पटन प्रभाव को देखा और यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल था, जो ये कॉम्पटन प्रभाव उपस्थिति शो कर रहा था, वो ही उपस्थिति सीवी रमन ने बताई एक मॉलिक्यूल में भी पाई जाती है। मतलब जैसे कॉम्पटन ने कॉम्पटन प्रभाव बताया था, वो किसके लिए था, चार्ज पार्टिकल के लिए था। रमन ने ये चीज जो कॉम्पटन वाली चीज है, वो पूरी लाइन, वो ही पूरा प्रोसीजर किसके लिए बताया, मॉलिक्यूल के लिए। कहने का मतलब ये है, जो चीज कॉम्पटन प्रभाव में हो रही थी, वो चीज सीवी रमन सर ने एक मॉलिक्यूल में देखी और फिर सीवी रमन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया और सीवी रमन के द्वारा ये कॉम्पटन प्रभाव एक मॉलिक्यूल में देखा गया। उस प्रभाव को रमन ने क्या कहा, रमन प्रभाव। मेरी बात समझ में आई क्या? पूरी हिस्ट्री में चलते हैं। जबकि रमन प्रभाव अपना आया था सन 1928 में। तो देखो, पहले कॉम्पटन प्रभाव आया था। कॉम्पटन प्रभाव किसमें था, चार्ज पार्टिकल में। वही चीज किसमें हो रही थी, मॉलिक्यूल में। सर्वप्रथम ये किसने देखा, सीवी रमन ने। आगे क्या बात समझ में, और सीवी रमन ने तब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की जगह कौन सा वर्ड यूज किया, मॉलिक्यूल वर्ड यूज किया। और फिर ये आगे जाके कॉम्पटन प्रभाव है, वो क्या बन गया, रमन प्रभाव। मेरी बात समझ में आ गई क्या? एनी प्रॉब्लम्स? तो अब अपने यहां से पता लग गया रमन प्रभाव आया कहां से, सीवी रमन ने क्या अध्ययन किया। आगे क्या बात समझ में, अब अपने लेते हैं रमन प्रभाव को। अब अपने आते हैं रमन प्रभाव की तरफ। रमन ने किसी मॉलिक्यूल या पदार्थ में किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक वर्णीय प्रकाश को डाला। वो पदार्थ या मॉलिक्यूल्स क्या हो सकता है, कोई सॉलिड हो सकता है, या क्या हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या क्या हो सकता है भाई साहब, गैस भी हो सकता है। और ये कौन सी लाइट आ जाएगी, मोनोक्रोमेटिक लाइट। हिंदी में बोले तो एक वर्णीय प्रकाश। डालने के उपरांत क्या क्या स्थितियां उत्पन्न हो रही थी, ये अपनी आ जाएगी स्कैटर्ड लाइट, हाँ इधर ढंग से बना लेना, ये नाम बीच में आ गया, ठीक है। इधर से हो जाएगी ट्रांसमिटेड लाइट। स्कैटर्ड लाइट मतलब प्रकीर्णित प्रकाश। वही काम हो रहा था जो चार्ज पार्टिकल्स में होता है। रमन ने किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट को किसी सॉलिड, गैस या लिक्विड पदार्थ या मॉलिक्यूल्स में डाला तो उन्होंने देखा दो प्रकार की वैसी ही स्थितियां उत्पन्न हो रही थी। पहली क्या स्थिति थी, पहली स्थिति देखो, जो अपने मोनोक्रोमेटिक लाइट है वो कौन सी लाइट हो जाएगी, इंसिडेंट लाइट। उसको मान लेता हूं मैं न्यू आई, और स्कैटर्ड लाइट को मैं मान लेता हूं
न्यू एस। ठीक है, तो डालने के उपरांत वही पहली वाली स्थिति क्या आ जाएगी, यदि इंसिडेंट लाइट की आवृत्ति, आगे क्या आप एनर्जी भी यूज कर सकते हो, मैंने तुम्हें अभी समझाया था, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट स्कैटर्ड लाइट की इक्वल हो जाए, इंसिडेंट की लाइट की एनर्जी स्कैटर्ड लाइट की एनर्जी के इक्वल हो, या अपने कह सकते हैं जो आपतित प्रकाश है और जो प्रकीर्णित प्रकाश है उनकी आवृत्ति बराबर हो डालने के उपरांत। आगे क्या बात समझ में हुआ, क्यों ऐसा मैंने तुम्हें अभी डिटेल से बताया था, क्योंकि न तो इंसिडेंट लाइट ने मॉलिक्यूल को एनर्जी दी, न ही इंसिडेंट ने लाइट ने मॉलिक्यूल से एनर्जी ली। तो जो प्राप्त प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी एनर्जी और ऊर्जा वो ही रहती है, और इसके आधार पे अपने कह सकते हैं उसकी आवृत्ति भी क्या रहती है, वो ही रहती है। उसको अपने यहाँ पे पहली स्थिति को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, न्यू आई इक्वल टू द क्या हो जाएगा, न्यू एस। आगे क्या बात समझ में, इस प्रकार की जो लाइन प्राप्त होती है उसको अपने बोलते हैं बेटा रिले लाइन, और इस प्रकार के प्रभाव को अपने क्या कहते हैं बेटा, रिले प्रभाव। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति के बराबर हो तो उस प्राप्त लाइन को, आगे क्या प्राप्त रेखा को अपने क्या बोलते हैं, किसमें प्राप्त रेखा, वक्र में। आगे क्या बात समझ में, उससे अपने क्या बोलते हैं, रिले लाइन, या इस प्रभाव को अपने क्या कहते हैं, रिले प्रभाव कहते हैं। ये आ गई अपनी पहली स्थिति। अब अपने आते हैं दूसरी स्थिति को, इधर की तरफ लिख रहा हूं मैं दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी, जो इंसिडेंट लाइट है, आपतित प्रकाश है, उसकी एनर्जी किसके इक्वल नहीं होगी, स्कैटर्ड लाइट की। कहने का मतलब है आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति बराबर नहीं होगी, किसके बराबर नहीं होगी, प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति के। तो उसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 नंबर को, न्यू आई इज नॉट इक्वल टू द न्यू एस। मेरी बात समझ में आ गई क्या, जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल नहीं होती, किसके इक्वल नहीं होती, स्कैटर्ड लाइट की। आगे क्या बात समझ में, अब ये जो 2 नंबर स्थिति है उसमें 2 प्रकार की लाइनें प्राप्त होती है। एक तो अपने को प्राप्त होती है स्टोक लाइन, जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं स्टोक रेखा, और जो दूसरी प्रकार की लाइन है वो कौन सी प्राप्त होती है, एंटी स्टोक लाइन, जिसको अपने बोलते हैं एंटी स्टोक रेखा। देखो इन दोनों स्थिति में होता क्या है, पहली वाली ये वाली स्थिति देखो, स्टोक रेखा वाली देखो भाई, इसमें जब इंसिडेंट लाइट को किसी भी पदार्थ में डाला जाता है या मॉलिक्यूल्स में, तो वो मॉलिक्यूल्स क्या करता है, अब ये जो इंसिडेंट लाइट है उस मॉलिक्यूल को एनर्जी अपनी दे देती है, और एनर्जी देगी तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कम हो जाएगी। एनर्जी कम होने का मतलब उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी, और जिससे स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति अपने को क्या प्राप्त होगी, कम प्राप्त होगी। तो इसका मतलब पहले जो आवृत्ति थी इंसिडेंट लाइट की, बाद में स्कैटर्ड लाइट की आवृत्ति क्या हो गई,
कम हो गई, तो इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ज़्यादा हो जाएगी। किससे ज़्यादा हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेकर्ड लाइट से। बोलो समझ में आ गई क्या मेरी बात? अब अपने करते हैं एंटी स्टोक रेखा। इसमें क्या हो जाएगी? जो इंसिडेंट लाइट है वो मॉलिक्यूल से एनर्जी लेगी तो इंसिडेंट लाइट जो यहाँ पे पड़ी है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जो अपने को यहाँ पे कहाँ पे प्राप्त होगी? स्कैटर्ड लाइट की फॉर्म में। तो इसका मतलब आवर्ती बढ़ रही है। पहले जो आवर्ती थी उसके कंपेयर में स्कैटर्ड लाइट की आवर्ती क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसको अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यू एस इज मोर देन कंपेयर देन ऑफ न्यू आई। तो क्या आ जाएगा? न्यू आई इज मिनिमाइज कंपेयर देन ऑफ न्यू एस। बोलो यहाँ तक आ गया क्या समझ में? अपने चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। ये समझ में आ गई? तो इस प्रकार अपने को इसमें दो प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। पहली प्रकार की स्थिति को अपने कहते हैं रिले लाइन, और दूसरी प्रकार की स्थिति को अपने बोलते हैं रमन लाइन, या इससे उत्पन्न प्रभाव को अपने क्या बोलते हैं? रमन प्रभाव। मेरी बात समझ में आ गई? इस प्रकार अपने कह सकते हैं जो रमन लाइन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा स्टोक लाइन, और जो दूसरी लाइन होती है वो कौन सी होती है? एंटी स्टोक लाइन। स्टोक लाइन कौन सी हो जाएगी? यदि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति, आगे क्या बात समझ में? आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कम हो जाए तो उसको अपने कौन सी लाइन बोलेंगे? स्टोक लाइन। यदि प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा हो, किससे? आपतित प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा हो, किससे? प्रकीर्णित प्रकाश से। उसको अपने क्या बोलेंगे बेटा? एंटी स्टोक लाइन। ठीक है, इसको अपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको देखो, यहाँ पे अपने को डेल न्यू निकालना है। अब मैं बोल रहा हूं, अब डेल न्यू होता क्या है? पहले तो ये देखो, डेल न्यू होगा बाद वाली लाइट की आवृत्ति माइनस में क्या आ जाएगी? पहले जो अपनों ने डाला प्रकाश उसकी आवृत्ति, तो क्या आ जाएगी? प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति माइनस में क्या आ जाएगा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति, और दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगी? इक्वल। तो यहाँ पे डेल न्यू अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। इसका मतलब रिले लाइन के लिए जो डेल न्यू होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? 0 के बराबर होता है। आगे क्या बात समझ में? दूसरी स्थिति की तरफ अपने चलते हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या होगा? वो ही स्थिति आ जाएगी अपने डेल न्यू इक्वल क्या आ जाएगा? न्यू एस माइनस में क्या आ जाएगा? न्यू आई। अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डेल, जो यहाँ पे डेल न्यू है उसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यू एस है, वो क्या है? कम है, किससे? आई से। तो इसका मतलब अगर स्टोक रेखा देखें उसके लिए डेल न्यू ऑलवेज भी क्या होता है? नेगेटिव। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? अब इसमें क्या हो जाएगा? देखो डेल, यहाँ पे डेल न्यू क्या है? वही बात हो जाएगी, क्या हो जाएगी? न्यू, आगे क्या आ जाएगा? एस माइनस में क्या आ जाएगा? न्यू आई। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? न्यू एस क्या होती है? उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है आई से। तो इसका मतलब डेल न्यू ऑलवेज भी अपने को कौन सी पोजीशंस में प्राप्त होगा? पॉजिटिव में। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या बात? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रमन प्रभाव जब भी किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी मॉलिक्यूल्स में डाला जाता है तो दो स्थितियां उत्पन्न होती है। पहली स्थिति में क्या होगी? ये मोनोक्रोमेटिक लाइट जो अपनी इंसिडेंट लाइट है वो मॉलिक्यूल से न एनर्जी लेगी और न देगी, न लेगी और न देगी। तो जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसकी एनर्जी
या अपने आवर्ती क्या होगी, वही होगी जो इंसिडेंट लाइट की है। तो पहली स्थिति क्या आ जाएगी, न्यू आई फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इक्वल टू द न्यू एस फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट। आगे क्या, इस प्रकार की जो अपने को लाइन प्राप्त होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, रिले लाइन कहते हैं। इससे उत्पन्न प्रभाव को अपने क्या कहते हैं, रिले प्रभाव कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। अब इसके लिए जो डेल न्यू होता है, आता कैसे है मैंने बता दिया। इसको आप 0 1 कैसे ही मान के रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप इस रिप्रेजेंट पे कंफ्यूजन मत होना, अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। आप तो इस टॉपिक्स का रूट देखो, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, इसके बेसिस पे अपने कह सकते हैं जो डेल न्यू होता है वो किसके होता है, इक्वल टू 0। तो इसका मतलब रिले लाइन के लिए डेल न्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस प्रभाव को अपने क्या बोलेंगे, रिले प्रभाव। अब अपने आते हैं दूसरी स्थिति की तरफ। दूसरी स्थिति में जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी के नॉट इक्वल होती है, इक्वल नहीं होती। दो काम होते हैं, या तो स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा होगी या स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से कम होगी। यदि स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से कम होगी, कम आवृत्ति होगी, तो इसका मतलब कौन सी रेखा प्राप्त होगी, स्टोक रेखा। यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उससे प्राप्त लाइन को अपने क्या कहते हैं, एंटी स्टोक लाइन। आगे क्या बात समझ में, इन दोनों लाइनों को ही अपने क्या बोलते हैं, रमन लाइन कहते हैं। इससे उत्पन्न प्रभाव को भी अपने क्या बोलते हैं, रमन प्रभाव कहते हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब कम होगी तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी कम आ जाएगी, ये वाली कम आ जाएगी। इसका मतलब डेल न्यू गेट ऑब्टेन ऑलवेज बी नेगेटिव। तो स्टोक रेखा के लिए डेल न्यू क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। एंटी स्टोक रेखा के लिए डेल न्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब अपने प्रदर्शित करते हैं इन लाइनों को, इन लाइनों को प्रदर्शित करके देखेंगे ये अपने को कैसी दिखाई देती है, ठीक है। देखो इनको एक वक्र से प्रदर्शित कर रहे हैं अपने, देखो इधर की तरफ ये, इस बीच वाली लाइन को मैं मान लेता हूं रिले लाइन। कौन सी लाइन आ जाएगी बेटा, रिले लाइन। और रिले लाइन का मतलब क्या हो गया, V न्यू S इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू I। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इक्वल किसके हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट की। देखो भी इधर की तरफ अपने किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टोक रेखा को। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टोक रेखा को। इनकी जो वैल्यू है वो अपने आगे निकालेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कैसे बनती है ये, ठीक है। इधर अपने प्रदर्शित कर देंगे किसको, एंटी स्टोक लाइन को। तो ये कौन सी रेखा होगी बेटा, स्टोक रेखा। स्टोक रेखा मतलब क्या आ जाएगा, हबे जो यहाँ पे स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी किससे, इंसिडेंट लाइट से। न्यू एस मिनिमाइज कंपेयर देन ऑफ न्यू आई। अब अपने आते हैं एंटी स्टोक रेखा। एंटी स्टोक रेखा के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एंटी स्टोक रेखा के लिए, न्यू एस मैक्सिमम कंपेयर देन ऑफ न्यू आई। आगे क्या बात समझ में ही, ये अपना हो गया रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रमन प्रभाव, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट टॉपिक अपने पढ़ेंगे ध्रुवंता तथा क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन प्रभाव।
ठीक है, आगे ही बात समझ में, सीधा सा आपको ध्यान बस इतना ही रखना है। जब किसी भी इंसिडेंट लाइट को, आगे क्या, आपतित प्रकाश को हिंदी में और बता देता हूँ, किसी पदार्थ, गैस, ठोस या द्रव में डाला जाता है तो प्रकाश का, वेलकम। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या अपने इसको अगर बीएससी वगैरह की बुक में देखें तो क्या बोलते हैं, ध्रुवणता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए देखो एक चीज है, अपने प्लीजिक ने एक प्रयोग किया, पहले उसका प्रयोग देखेंगे अपने, फिर उसको केमिस्ट्री से अटैच करेंगे। देखो यहाँ पे मान लो अपने पास कोई मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, इधर की तरफ है इसमें प्लस और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस, ये प्लस और इधर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस और इधर की तरफ प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस। इसमें अपनों ने कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं डाला है, कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इसलिए इसके नीचे लिख देता हूं नो इलेक्ट्रिकल फील्ड। जैसे ही मैं इसमें दो रोड पुट कर देता हूं, दो टर्मिनल जोड़ देता हूं, यहां पे देखिए, इस वाली साइड को जोड़ देते हैं पॉजिटिव रोड से और इस वाली साइड को जोड़ देते हैं नेगेटिव रोड से। ठीक है, और ये जो रोड है इसको जोड़ दिया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इस रोड को जोड़ दिया मैंने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। अब क्या है, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया नॉन पोलराइज्ड है, अध्रुवीय अणु है। एक बेसिक बताता हूं मैं तुम्हें, जो IR अक्रिय होते हैं वो रमन सक्रिय होते हैं। IR अक्रिय कौन होते हैं, जो अध्रुवीय अणु होते हैं, और वो क्या होते हैं, रमन सक्रिय, रमन एक्टिव होते हैं। तो अध्रुवीय अणु में ध्रुवीयता उत्पन्न नहीं होती, द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित करना पड़ता है। प्रेरित करने के लिए उसको अपने किससे जोड़ दिया, विद्युत क्षेत्र के साथ, और जैसे ही विद्युत क्षेत्र के साथ मैंने यहाँ पे जोड़ा तो यहाँ पे क्या होगा, द्विध्रुव प्रेरित होगा। अब इस मॉलिक्यूल की जो नेगेटिव है वो इधर पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और पॉजिटिव किधर की तरफ आकर अट्रैक्ट होंगे, नेगेटिव की तरफ। अब इसमें मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई। जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करता हूं तो द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है। आगे क्या बात समझ में, इस मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जो इसका पॉजिटिव है पार्शियल वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव की तरफ। मेरी बात समझ में आगे क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बेसिस पे यहाँ पे अपने एक लाइन और जोड़ देते हैं। जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई और सामर्थ्यता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाता हूँ, वैसे वैसे
ये द्विध्रुव आघूर्ण या इसमें द्विध्रुवता और अधिक प्रेरित होती है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किसके समानुपाती होती है? प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण के समानुपाती होती है। प्रेरित द्विध्रुव के समानुपाती होती है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या सामर्थ्यता या स्ट्रेंथ, इंग्लिश वर्ड लिख देते हैं स्ट्रेंथ, किसके समानुपाती होती है? प्रेरित द्विध्रुव की। तो इसको प्रेरित का मतलब, अब द्विध्रुव आघूर्ण को अपने किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। प्रेरित का मतलब हो गया इंड्यूस्ड, तो इसका मतलब हो गया म्यू आई, और इसको अपने किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? ई से। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, द म्यू आई मतलब प्रेरित द्विध्रुव किसके प्रोपोर्शनल आता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। आगे क्या बात समझ में? अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, क्या आ जाएगा? म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा ई। अल्फा यहाँ पे क्या है? अणु की ध्रुवता। आगे क्या बात समझ में? क्या चीज है? अणु की ध्रुवता। हाँ लिख देता हूं, बोलो यहां तक आगे क्या बात समझ में? यही चीज अपने कहां पे हो रही है? उस तरफ जाते हैं, अपने मॉलिक्यूल में विकिरण को डालते हैं। आगे क्या बात समझ में? जैसे यहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करने पर अणु होते हैं उसकी द्विध्रुव प्रेरित हो जाते हैं, वैसे ही अपनों ने पहले पढ़ा था विकिरण को अपने। अब विकिरण में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है, उसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक तो होता है मैग्नेटिक क्षेत्र और दूसरा क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। तो वैसे ही उसी एग्जाम्पल से मिलाओ जो अपनों ने पढ़ा है। ऐसे ही एक मॉलिक्यूल था, उसमें अपनों ने विकिरण डाली, उस विकिरण में क्या उपस्थित होता है? विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। और ऐसे ही अणु क्या होता है? कंपित होता है, और कंपित होने के बाद में उसमें क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, और अपने इसको स्कैटर्ड लाइट, ये यहाँ से लाइट का स्कैटर्ड होता है, फैल जाती है। उस वाले एग्जाम्पल में देखो, तो इसको अपने आप केमिस्ट्री में लाते हैं। ये तो हो गया फिजिक्स वाला पोर्शन। यहाँ तक म्यू आई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। जैसे जैसे आप विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता को बढ़ाते हो, वैसे वैसे प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इसके बेसिस पे अपनों ने क्या लिख दिया है यहाँ पे? म्यू आई प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की समानुपाती होता है। चले अपने नेक्स्ट, अब अपने करते हैं इसको इसके बेसिस पे। ठीक है, इस वाले पोर्शन को यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले अपने क्या अभी किया प्रूफ, जो म्यू आई होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ए के, विद्युत क्षेत्र की सामर्थ्यता के। तो म्यू आई इक्वल किसके हो जाएगा? अल्फा, और इधर की तरफ आ जाएगा ए।
ई यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था वही बात होगी, मॉलिक्यूल्स में ये एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र आ रहा है, क्योंकि विकिरण में क्या होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो ई है इक्विलिब्रियम में है, उसके लिए वैल्यू क्या होती है ई की, ई इक्वल ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी। आगे क्या किसके बराबर होता है, साइन 2 पाई न्यू टी के बराबर होता है। आगे ये वैल्यू लिख देंगे अपने, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 2 की वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, अपने 1 में। क्या आ जाएगा, म्यू आई इजिकल्टिव क्या आ जाएगा, अल्फा इनटू में क्या आ जाएगा अपने ई नोट साइन 2 पाई और इधर की तरफ आ जाएगा न्यू टी। बोलो यहाँ तक आगे क्या बात समझ में, एनी प्रॉब्लम्स? अब देखो यहाँ पे जब भी विकिरण है उसको मॉलिक्यूल्स में डालते हैं तो मॉलिक्यूल्स में कंपन उत्पन्न होता है, जिससे इसकी ध्रुवता है वो भी परिवर्तित होती है। कहने का मतलब द्विध्रुव प्रेरित होता है, जिससे इसके अल्फा है जिसको अपनों ने अणु की ध्रुवता है उसके मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके मान को अपने यहाँ पे क्या क्या लिखते हैं, उसके परिवर्तन, कुल ध्रुवता कितनी होती है, अल्फा नोड प्लस बीटा साइन 2 पाई। अब यहाँ पे कंपन या घूर्णन के कारण होता है तो अपने कंपन के लिए इधर लिख देंगे आवृत्ति क्या हो जाएगी, न्यू। सिंबल्स के लिए मैं यहाँ पे वाइब्रेशनल लगा देता हूँ, इसका मतलब हो गया कंपन, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, टी। बोलो बात समझ में आ गई क्या क्या हो जाएगा, अल्फा इजिकल्टिव अल्फा नोड। आगे क्या, अल्फा नोड यहाँ पे क्या है, साम्यावस्था में ध्रुवता। बीटा यहाँ पे क्या है, बीटा है कंपन या घूर्णन के कारण ध्रुवता की दर में परिवर्तन। आगे क्या बात समझ में? और ये यहाँ पे क्या है, न्यू वाइब्रेशनल कंपन आवृत्ति। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा नोट बी साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशनल। आगे क्या आ जाएगा अपने पास, इधर की तरफ टी। बोलो बात समझ में आ गई? ये वैल्यू रख देंगे अपने, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। 4 को किधर की तरफ पुट कर देते हैं, 3 में। तो क्या आ जाएगा अपने, अगर 4 को 3 में पुटअप करेंगे क्या आ जाएगा, म्यू आई इजिकल्टिव अल्फा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई म्यू वाइब्रेशनल टी मल्टीप्लाई विथ द ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी। मेरी बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? अब इसको कर देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा अपने पास, इसको कर देंगे किसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ। क्या आ जाएगा अपने पास, म्यू आई इज इक्वल्टिव अल्फा नोड ई नोड। आगे क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई। अब इधर की तरफ क्या आ जाएगा, न्यू वी वाइब्रेशनल, और इधर की तरफ आ जाएगा टी। क्या आ जाएगा, न्यू टी। अब आगे अपने क्या आ जाएगा, प्लस बीटा ई नोट साइन, पहले इसको लिख देंगे 2 पाई न्यू टी, फिर डॉट किसके साथ आ जाएगा, मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे इसको, इसके साथ। क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशनल, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा,
टी। यहां से थोड़ा मैथमेटिक्स है, आपकी केमिस्ट्री में आगे वाली कैलकुलेशन यूज नहीं करते, फिर भी मैं आपको समझा देता हूं आगे वाली वैल्यू कैसे आएगी। देखो भी, अपने को तो सीधा इधर मैन वैल्यू लिखनी है, ठीक है। आगे क्या बात समझ में? अब किया क्या, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, अपने को क्या प्राप्त हो गया ये, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, क्या आ जाएगा बीटा ई नोड। एक बार इसको लिख देंगे और एक बार क्या लिख देंगे, दूसरे वाले को। आगे क्या बात समझ में? अब मैथमेटिक्स में क्या है, अपने देखो ये आगे वाली वैल्यू देखो, रफ लिख रहा हूं मैं इधर, ये रफ चल रहा है अपना, पूरा समझाऊंगा आगे वाली वैल्यू आई कैसे। आपको केमिस्ट्री में आगे वाली वैल्यू यूज नहीं करनी, ठीक है, फिर भी मैथमेटिक्स में थोड़ी सी समझा देता हूं। तो अपने क्या आ जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू, सबसे पहले देखो इधर की तरफ है अल्फा नोड, इधर की तरफ आ जाएगा ई नोड, आगे क्या आ जाएगा साइन, फिर आ जाएगा 2 पाई, इधर की तरफ आ जाएगा न्यू और इधर की तरफ आ जाएगा टी, ठीक है। आगे बात समझ में? आगे देखो, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा ई नोड। ये रफ है बेटा, अपने समझाने के लिए बता रहा हूं, आगे वाले कैसे आएगी, ठीक है। आगे क्या बात समझ में? अपने को तो सीधी लिखनी है, लास्ट में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा ई नोड अपॉन 2, और आगे क्या आ जाएगा अपने पास 2 साइन, इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। 2 साइन, आगे क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू टी, फिर आगे क्या आ जाएगा अपने पास डॉट साइन 2 पाई, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा न्यू, और इधर की तरफ आ जाएगा वी वाइब्रेशनल, और इधर की तरफ आ जाएगा टी। हाँ भाई, ये लास्ट वाला दिख रहा होगा सबको, ठीक है। इधर की तरफ आ जाएगा ये। अब अपने क्या होता है, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे यूज होता है। क्या होता है, यदि किसी भी इक्वेशंस में 2 साइन ए एंड साइन बी हो तो उसको अपने क्या लिखते हैं, कोस ए माइनस बी माइनस में कोस ए प्लस बी। तो आप इस इक्वेशन में देखिए, अपने पास भी यहाँ पे क्या है, साइन ए तथा साइन बी उपस्थित है। कौन कौन से हैं ये देखो, इधर की तरफ ये हो जाएगा साइन ए और इधर की तरफ ये क्या आ जाएगा साइन बी, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, क्या आ जाएगा अपने अल्फा नोट, छोटे छोटे लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को इसके आगे की इक्वेशन निकालनी है, ई नोड, आगे क्या आ जाएगा साइन, आगे क्या आ जाएगा 2 पाई, फिर इधर की तरफ आ जाएगा न्यू टी, प्लस में क्या आ जाएगा बीटा ई नोड अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और फिर अपने इसको आगे क्या लिख देंगे कोश। अब ए क्या है, ये आ गया अपने पास इधर की तरफ कोश 2 पाई न्यू टी, माइनस में ये लिख देंगे बी क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू वाइब्रेशनल, और इधर की तरफ आ जाएगा टी। बोलो समझ में आ गई। फिर आ जाएगा वापिस माइनस, फिर वापिस माइनस क्या लिख देंगे अपने कोश, इधर की तरफ a प्लस बी को लिख देंगे, क्या आ जाएगा अपने पास कोस ए, क्या है यहाँ पे a इधर की तरफ हो जाएगा ये 2 पाई, और इधर की तरफ आ जाएगा न्यू टी, प्लस में क्या आ जाएगा 2 पाई न्यू, इधर की तरफ आ जाएगा बी वाइब्रेशनल, और इधर की तरफ आ जाएगा टी। आगे क्या बात समझ में, ये हो गया यहाँ पे ये कंप्लीट। अब अपने इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, अल्फा नोड ई नोड, आगे क्या आ जाएगा साइन, और इधर की तरफ आ जाएगा 2 पाई, और इधर की तरफ आ जाएगा न्यू, इधर की तरफ आ जाएगा टी, और प्लस में क्या आ जाएगा बीटा, और आगे क्या आ जाएगा ई नोड 2, और क्या आ जाएगा कोश। अब 2 पाई टी को कॉमन ले लेंगे, इधर की तरफ क्या आ जाएगा कोश 2 पाई न्यू माइनस न्यू वाइब्रेशनल, माइनस में क्या आ जाएगा, और इधर एक टी और हो गया कॉमन में टी, फिर माइनस में क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा बीटा ई नोड अपॉन में 2, आगे क्या आ जाएगा कोस 2
पाई, आगे क्या आ जाएगा, इससे ये आगे लिख रहे हैं, क्या आ जाएगा, ए इधर की तरफ आ जाएगा न्यू, प्लस में क्या आ जाएगा, न्यू वाइब्रेशनल, और इधर की तरफ आ जाएगा टी। बोलो यहां तक आ गया क्या समझ में? थोड़ा सा जूम करके देख लेना, छोटे लिखे हैं आपको दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपनों ने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड। आगे क्या बात समझ में? फिर उसके बाद में आपने एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज किया है, ये वाला मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, जो 2 साइन ए और जो साइन बी होता है वो किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस बी, माइनस में क्या आ जाएगा, कोस ए प्लस बी। आगे क्या बात समझ में? और अपने पास यहाँ पे जो इक्वेशन आई है लास्ट में वो देखो क्या आई, अल्फा नोड ई नोड साइन 2 पाई न्यू टी, प्लस में क्या आया, बीटा ई नोड अपॉन 2, फिर क्या आ जाएगा, कोस 2 पाई, फिर क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू वाइब्रेशनल, फिर आगे लिख दिया अपनों ने टी, माइनस में क्या आ जाएगा, बीटा ई नोड अपॉन 2 कोस 2 पाई, फिर क्या आ जाएगा, न्यू प्लस न्यू वाइब्रेशनल टी। अब इस इक्वेशन को अपने यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, म्यू आई इज इक्वल टू, जो अपने पास इधर इक्वेशन आई है वो लिख देंगे, क्या ये है, अल्फा नोड, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, ई नोड, आगे बताओ क्या आ जाएगा, साइन 2 पाई, इधर की तरफ आ जाएगा न्यू टी, फिर अपने पास क्या आ गया, प्लस बीटा ई नोड, और आगे क्या आ जाएगा, अपॉन 2, फिर क्या आ जाएगा, कोश, फिर अपने क्या लिख देंगे, 2 पाई, और आगे क्या आ जाएगा अपने पास, न्यू माइनस में न्यू वी वाइब्रेशनल, फिर आ जाएगा अपने पास क्या, टी, फिर आ जाएगा माइनस बीटा ई नोड, अपॉन में क्या आ जाएगा 2, फिर क्या लिख देंगे अपने, कोश 2 पाई, आगे क्या आ जाएगा अपने पास, न्यू प्लस में न्यू वाइब्रेशनल, और इधर की तरफ आ जाएगा टी। हाँ भी दिख रही है सबको ये लास्ट तक? हाँ भी, ये यहाँ तक अपनी इक्वेशन आई है, ये है मेन इक्वेशन इसकी। इस इक्वेशन से देखो 3 पद अपने निकाल लेंगे। ठीक है, ये है अपने को ये लिखनी है, इसके बाद में डायरेक्ट आई कैसे, मैंने ये रफली बता दिया आपको मैथमेटिक्स यूज करके। ठीक है, अपने को तो इसके बाद में ये लिखनी है। ठीक है, मैंने थोड़ा डिटेल से बता दिया ये इक्वेशन आई कैसे। बोलो समझ में आगे क्या यहाँ पे दिख रहा है सबको इधर की तरफ? ठीक है, नहीं दिख रहा तो ये वाला इक्वेशन देख लेना। ठीक है, अब देखो इसमें इक्वेशन में 3 पद निकल रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अपने आगे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं ये क्लियर कर रहा हूँ पूरा, फिर यहाँ से अपने 3 पदों को निकालेंगे, उन 3 पदों से निर्धारण करेंगे किसका, स्टोक लाइन का, रेले लाइन का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो किसके समानुपाती होती है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की। जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र को बढ़ाते हैं वो मॉलिक्यूल द्विध्रुव के लिए उतना ज़्यादा प्रेरित होता है। प्रोपोर्शनल यहाँ पे हटा देंगे, अल्फा आ जाएगा। अल्फा क्या है, अणु की ध्रुवणता। यहाँ पे देखो बात किसकी चल रही है, विकिरणों की बात चल रही है। आगे क्या, उसका जो एक भाग होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है, उसके लिए जो ई क्या होता है, ई नोट साइन 2 पाई न्यू टी। आगे क्या बात समझ में, तो ई की वैल्यू इसमें लिख देंगे, लिख दी अपनों ने। फिर अपने अल्फा क्या होता है, कंपन के कारण, क्योंकि जब भी विकिरण मॉलिक्यूल में पड़ती है तो कंपन के कारण उसकी ध्रुवणता के मान में भी परिवर्तन होता है, और परिवर्तन को अपने किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हाँ इधर लिखी है ना अल्फा की वैल्यू अपने ये रखी, तो अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा नोड प्लस में बीटा साइन 2 पाई न्यू वी वाइब्रेशनल, इसको रोटेशनल भी शो कर सकते हैं टी, और इधर की तरफ आ जाएगा 4। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू रखनी है, रखने के बाद में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको सीधी ये इक्वेशन लिखनी है। मैथमेटिक्स जो यूज हो रहा है मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया। आगे क्या बात समझ में, अब इस इक्वेशन को निकाल के इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते हैं। देखो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को अपने करेंगे डिफाइन। तो देखो अपने पास आया क्या, जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है, उसकी वैल्यू क्या आई अपने पास लास्ट में, इक्वल क्या आ जाएगा, अल्फा नोड, फिर अपने पास क्या आया ई नोड, फिर क्या आया अपने पास साइन, फिर आगे क्या आ जाएगा 2, फिर क्या आया अपने पास पाई, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा न्यू टी। ठीक है, फिर अपने पास क्या आया प्लस बीटा
ई नोड अपोन में क्या आ गया 2, फिर क्या है अपने पास कोश, फिर क्या है अपने पास 2 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा पाई और आगे क्या आ जाएगा न्यू माइनस न्यू वाइब्रेशनल। ठीक है, फिर अपने पास क्या है इधर माइनस, फिर अपने पास क्या है बीटा ई नोड अपोन में क्या आ जाएगा 2, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा कोश 2 पाई और आगे क्या आ जाएगा न्यू प्लस न्यू वाइब्रेशनल। तो इनके तीनों पदों को देखो, ये वाला जो पद है न्यू आवर्ती है, कहने का मतलब है समान थी पहले थी वही रहेगी। इसका मतलब ये किसको प्रदर्शित कर रही है, ये वाला प्रदर्शित कर रहा है रिले लाइन। किसको प्रदर्शित कर रहा है ये वाला पद, ये वाला पद प्रदर्शित कर रहा है रिले लाइन को। आगे क्या बात समझ में। दूसरा वाला पद देखो, यहां पे वाइब्रेशन होने के उपरांत वाइब्रेशन हुआ तभी तो क्या हुआ, उसकी आवृत्ति कम हुई है या ज्यादा। वाइब्रेशनल के देखो इधर माइनस लगा हुआ है या प्लस, माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब आवृत्ति कम हुई और आवृत्ति कम होने का मतलब किसको प्रदर्शित करती है ये वाली रेखा, स्टोक रेखा को। तो इसको अपने क्या बोलेंगे स्टोक रेखा। इंग्लिश में लिख देंगे इधर क्या आ जाएगा लाइन को। अब इस वाले पद की तरफ आओ, ये वाला पद किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस में आ गई वाइब्रेशनल, मतलब कंपन होने के उपरांत आवृत्ति बढ़ गई है, इधर प्लस रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सी रेखा हो जाएगी, इंग्लिश में क्या आ जाएगा एंटी स्टोक लाइन। और एंटी स्टोक लाइन को अपने क्या लिखेंगे एंटी स्टोक रेखा। आगे क्या बात समझ में, इसका मतलब अपने पास 3 पद आए यहाँ पे। पहला पद किसको प्रदर्शित करता है, रिले लाइन को, और रिले लाइन के लिए अपनों ने यहाँ पे क्या यूज किया है हबी, क्या आ जाएगा म्यू। आवृत्ति जो थी पहले वो भी बाद में वही है, मतलब यहाँ पे डेल म्यू इजिकल टू क्या होता है 0। दूसरी लाइन अपनी आ जाएगी स्टोक रेखा। स्टोक रेखा मतलब यहां से इस वैल्यू को निकाल देंगे, क्या हो रहा है इसमें जो इंसिडेंट लाइट है उसके बाद में क्या आ जाएगी माइनस में आ जाएगी कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आगे क्या बात समझ में, तो इसका मतलब यहाँ पे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेल न्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा नेगेटिव को। नेक्स्ट आ जाएगी एंटी स्टोक रेखा। क्या आ जाएगा न्यू प्लस न्यू वाइब्रेशनल। इसका मतलब यहाँ पे डेल न्यू क्या है पॉजिटिव। देखो वाइब्रेशनल क्या हो गया इधर की तरफ पॉजिटिव, पहले थी बाद में वाइब्रेशन हुआ, आवृत्ति क्या हुई जिसको अपनी कंपन आवृत्ति बोलते हैं। कहने का मतलब है विकिरण डालने के उपरांत अणु कंपित हुआ और कंपित होने के उपरांत क्या उत्पन्न हुआ वाइब्रेशनल प्लस, इसका मतलब आवृत्ति क्या हो रही है अधिक। तो देखो बेटा आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपनों ने 3 बातें मुख्यतः पढ़ी है। पहली बात क्या होती है, जब भी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी भी मॉलिक्यूल में डाला जाता है वो कंपन प्रदर्शित करता है। आगे क्या बात समझ में, जिससे क्या है अपने को 2 प्रकार की स्थितियां प्राप्त होती है। पहली स्थिति में जो आपतित प्रकाश है उसकी जो आवृत्ति है वो पारगमित प्रकाश या प्रकीर्णित प्रकाश है उसके बराबर हो तो उसका मतलब कौन सी लाइन हो जाएगी रिले लाइन। इसको अपने कौन सा प्रभाव बोलते हैं रिले प्रभाव। दूसरी वाली स्थिति में आए, या तो क्या होता है विकिरण को डालने के उपरांत आवृत्ति बढ़ती है या क्या होती है आवृत्ति घटती है। स्टोक रेखा किसको रिप्रेजेंट करती है, आवृत्ति घटती है। और
प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, एंटी स्टोक रेखा। आगे क्या बात समझ में। और इस प्रभाव को अपने इधर कौन सा प्रभाव बोलते हैं, रमन प्रभाव। बोलो भाई आगे क्या बात समझ में। बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार अपनों ने दो प्रकार की स्थितियां पढ़ी है और दो प्रकार की लाइनें बनती है इसमें। पहले कौन सी लाइन बनेगी, रेले लाइन, और जो दूसरी लाइन है वो कौन सी बनेगी, रमन लाइन। रमन लाइन जो उत्पन्न होती है उसी प्रभाव